हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। राइट, तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, तो ये वीडियो होने वाली है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ एन हार्ट फेलियर। राइट, तो हमने जो रॉबिन्स की सीरीज चालू की थी उसमें कंप्लीट रॉबिन्स रीडिंग इन सिंपल वर्ड्स, तो उसमें हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे दैट इज एन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। सबसे पहले लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इट इज मोस्ट ऑफन कॉज बाय द इस्चेमिक हार्ट डिसीज। एक हो सकता है हाइपरटेंशन हो सकता है, आयोटिक और मिट्रल वॉल्वुलर डिसीज हो सकता है, या फिर प्राइमरी मायोकार्डियल डिसीज। इन सारी चीजों से जो हो सकता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है। राइट, दो द क्लिनिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लेफ्ट साइडेड CHF दैट इज congestive heart failure. It is the consequence of the passive congestion, that is the blood backing in the pulmonary circulation, stasis of blood in the left sided of chamber, and inadequate perfusion of downstream tissues leading to the organ dysfunction. तो इसमें क्या हो रहा है? राइट, सबसे पहले ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे समझ लीजिए कि हार्ट होता है। राइट, तो अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, राइट, तो ये हार्ट है, इसमें चेम्बर से, राइट, ये चीज़ हो गई। अगर ये लेफ्ट साइड वाले हैं तो यहाँ पे आपको पल्मोनरी आर्टरीज आएगी जो कि लंग्स से आएगी। राइट, तो ये लंग्स से आएगी, राइट, ऑक्सीजनेशन करने के बाद। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपका लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो जाए, राइट, तो इसमें तो ब्लड है पहले से, तो ये फिर क्या करता है, बैक प्रेशर देता है और ये फ्लूइड जो होता है वो यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है। राइट, तो लंग्स में डिपोजिशन होता है। तो यही चीज ये कहना चाह रहा है, इट इज एन clinical or morphological effect of left-sided CHF that consequence of passive congestion, that is blood backlog, right? तो blood backing up in the pulmonary circulation, right? तो यही कहे कि blood backing in the pulmonary circulation, right? And stasis of blood in the left sided of chamber, तो उसमें blood होने की वजह से inadequate perfusion downstream leading to tissue organ and dysfunction। तो यहाँ पे फिर टिश्यू ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे इनऑपरेट परफ्यूजन नहीं होता, तो वहाँ पे ऑर्गन या फिर टिश्यू डिसरप्चर हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे देखते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर में हमें क्या क्या दिखता है। राइट, तो इट इज दिस फाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन डिसीज प्रोग्रेशन एंड रेंजिंग फ्रॉम द मायोकार्डियल इन्फार्क्ट कितना है उस पर डिपेंड करता है, स्टेनोसिस या रीजन वॉल है, क्या चीज़ है उस पर डिपेंड करता है। तो राइट, तो इसमें जो हम देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल इज हाइपरट्रॉफिड, तो एक लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी दिखता है। ऑफन हमें डायलेशन भी दिखता है उसमें। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है उसमें और डायलेशन हो जाता है। मिट्रल वॉल इनकॉम्पिटेंस हो जाता है एंड सेकेंडरी डायलेशन ऑफ द लेफ्ट आर्टरियम इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ आर्टरियल फिब्रिलेशन। राइट, तो ये हो गया स्टेसिस ऑफ ब्लड हो गया, आर्टरियल अपेंडेजेस हो गया, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया। राइट, तो माइक्रोस्कोपिक में ये नॉन स्पेसिफिक फॉर्म दिखते हैं उसमें, मायोसाइट हाइपरट्रॉफी एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। तो ये सब क्या कहना चाह रहा है ये मैं आपको समझा दूंगा, ऐसा समझ नहीं आया होगा। राइट, तो इसमें सबसे पहले जो चीज हो रही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो रही है, उसका डायलेशन हो रहा है। एक चीज याद रखना, क्योंकि लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो रही है और डायलेशन हो रहा है, ये चीज हो गई। अब उसी साइड का डायस्टोलिक, मतलब जो डायस्टोल और सिस्टोल जो होता है वो डिसफंक्शन हो रहा है, राइट, और डायलेशन, तो उसकी वजह से मिट्रल वॉल इनकॉम्पिटेंस वगैरह, तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद आर्टरियल फिब्रिलेशन का भी रिस्क बढ़ता है उसमें। उसके बाद स्टैसिस ऑफ ब्लड हो रहा है उसमें, तो थ्रोम्बस वगैरह फॉर्मेशन हो सकता है। राइट, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, तो यही सारी चीजें उसमें होती है। लंग्स में देखेंगे तो इट इज एन पल्मोनरी कंजेशन, इडिमा प्रोड्यूसेस हेवी एंड वेट लंग्स, तो इसमें ये हेवी एंड वेट लंग दिखते हैं। उसके बाद पेरीवास्कुलर इंटरस्टिशियल एडेमा दिखता है वहाँ पे, पर्टिकुलरली इन द इंटरलोबाल सेप्टा। राइट, तो प्रोग्रेसिव एडिमाइटिस, वाइडनिंग ऑफ एल्वेओलर सेप्टा, ये भी उसमें होता है। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ एडिमा फ्लूइड इंटर एल्वेओलर स्पेसेस, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फ्लूइड हो जाता है, एडिमा फ्लूइड, एंड कहाँ पे, एल्वेओलर स्पेसेस में उसका। राइट, और उसके बाद एक क्या क्या हो रहा है, पेरीवास्कुलर एंड इंटरस्टिशियल एडिमा। तो सबसे पहले जो लीवर मतलब लंग्स में दिखेगा तो वो हमें दिखेगा दैट इज एन एडिमा। राइट, इंटरलोबल सेप्टा में भी एडिमा दिखेगा हमें। उसके बाद वाइडनिंग ऑफ एल्वेओलर सेप्टा, एक्यूमुलेशन ऑफ एडिमेटस फ्लूइड इन द एल्वेओलर सेप्टा। उसके बाद अब इसके बाद जो मेन फीचर दिखता है उसमें, एक्स्ट्रा वेसिट्यूड ऑफ रेड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द एल्वेओलर फैगोसाइटोस। अब ये क्या होता है कि एक्स्ट्रा वेसिट्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑफ इनटू द एल्वेओलर। राइट, तो ये एल्वेओलर में आ जाते हैं, आरबीसीज या फिर कोई भी प्रोटीन्स वगैरह प्लाज्मा प्रोटीन्स वो एल्वेओलर में आ जाते हैं। अब ये एल्वेओलर में आने के बाद फैगोसाइटोस क्या करते थे,
माइक्रोफेजेस वगैरह उसको फैगोसाइट कर देते हैं। अब ये माइक्रोफेजेस, अब यहाँ पे जो आरबीसी में होता है आयरन, राइट, तो ये आयरन फिर फैगोसाइटिस में डिपॉजिट होता है और उसी को हम कहते हैं दैट इज एन हीमोसिड्रिन लैडन मैक्रोफेजेस। अब ये हीमोसिड्रिन लैडन मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, ये फिर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसमें मतलब लंग्स में, तो वहाँ पे जो हमें दिखता है इट्स ऑल्सो नोन एज एन हार्ट फेल्योर सेल। इट देन टीलेट साइन ऑफ, मतलब इसे हार्ट फेल्योर सेल कहते हैं। तो हार्ट फेल्योर सेल क्या होता है, तो वो हार्ट की सेल नहीं होती है, राइट, तो वो लंग्स की सेल होती है जिसमें क्या होता है कि हीमोसिड्रिन लैडन मैक्रोफेजेस डिपॉजिट हो जाता है। तो एक चीज़ इसका एक बहुत ये है कि हाँ, मेरे एक सीनियर ने मुझे पूछा था और उस टाइम पे मैं नहीं बता पाया था, राइट, तो हमारे जो सीनियर सर थे उन्होंने मेरे को पूछा था कि हार्ट फेल्योर सेल क्या होता है और उस टाइम पे मेरे को उसका आइडिया नहीं था। तो अगर आपने वीडियो देखा तो आपको ज़रूर से ये चीज़ आपको पता हो और आप कोई पूछे तो आप बता देना, राइट, तो यही चीज़ है। और उसके बाद जो हार्ट फेल्योर सेल है, तो हार्ट फेल्योर सेल यही चीज़ है कि वो लंग्स की टिश्यू है जहाँ पे क्या होता है कि हीमोसिड्रिन जो लैडन मैक्रोफेजेस होते हैं वहाँ पे डिपोजिशन है, तो उसी को हम कहते हैं हार्ट फेल्योर सेल, या फिर उसी को हीमोसिड्रिन लैडन मैक्रोफेजेस, उसी को हम हार्ट फेल्योर सेल कहते हैं, राइट। तो इट इज एन टीलेट साइन ऑफ प्रीवियस एपिसोड ऑफ पल्मोनरी एडिमा। इसका मतलब जो लेट साइन है या फिर मतलब ये साइन है कि प्रीवियस कभी पल्मोनरी एडिमा उससे रहा होगा। उसके बाद प्लूरल इफ्यूजन, टिपिकली सिरोसिस, एलिवेटेड प्लूरल कैपिलरी लिम्फेटिक प्रेशर वगैरह रिजल्ट इन ट्रांसडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द पेरिफेरल कैविटी। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो होता है इट इज एन अर्ली लेफ्ट साइडेड फेलियर, सिम्टम्स आर रिलेटेड टू पल्मोनरी कंजेशन एंड इडिमा। तो अर्ली सिम्टम्स में क्या आएगा, एक तो पल्मोनरी कंजेशन आएगा, इडिमा आएगा। इनिशियली क्या होगा, राइट, तो एक तो पेशेंट कफ होगा, डिस्निया दैट इज ब्रेथलेसनेस होगा, ऑकर ओनली विथ एक्सर्शन। अगर एक्सर्शन करता है तो उसमें ब्रेथलेसनेस होगा, कफ होगा, राइट। उसके बाद जो क्रोनिक हार्ट कंजेशन CHF होता है तो उसमें वर्सनिंग पल्मोनरी एडिमा वर्स होने लगता है। ऑर्थोपनिया, मतलब ऑर्थोपनिया क्या है कि डिस्पनिया वेन सुपाइन पोजीशन में अगर लेटते हैं तो वहाँ पे अगर डिस्पनिया हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया, राइट। इट इज रिलीव्ड बाय सीटिंग और स्टैंडिंग, ये चीज़ हो गई। paroxysmal nocturnal dyspnea, मतलब क्या हो रहा है, dyspnea यूजुअली ऑकरिंग एट द नाइट, सो सीवियर टू इंड्यूस द फीलिंग ऑफ एन सफोकेशन। तो ये सफोकेशन की फीलिंग भी इंड्यूस कर सकता है रात में, इतना उसको मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, उसको सफोकेशन की तरह भी रात में लग सकता है जब ये सीवियर की तरफ जा रहा है उस टाइम पे। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आर जो हो रहे हैं वो एसोसिएटेड विद द फाइन रेल्स एट द लंग बेसिस। तो यहाँ पे जो रेल्स फॉर्म होती है एट द लंग बेसिस व्हेन कॉज बाय द व्हेन इडिमेटस पल्मोनरी एल्वेलाई स्नैप्स ओपन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो राइट, तो इडिमेटस पल्मोनरी एल्वेलाई जो होते हैं वो जब ओपन हो जाते हैं, जब इंस्पिरेशन करते हैं उस टाइम पे, तो उसकी वजह से हमें जो सारी चीज़ें होती है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, इट इज ड्यू टू व्हेन इडिमेटस पल्मोनरी एल्वेलाई स्नैप्स ओपन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, तो उसकी वजह से जो होते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स उसमें आते हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसमें जो अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर इंक्लूड्स द इनलार्ज हार्ट, दैट कार्डियोमेगाली होती है। उसके बाद टैकीकार्डिया होता है, राइट, टैकीकार्डिया इट इज इंक्रीजिंग हार्ट रेट। थर्ड, हार्ट साउंड में S3 दिखाई देता है, क्यों सुनाई देता है, ड्यू टू द वॉल्यूम ओवरलोड। या फिर फोर्थ हार्ट साउंड S4 वो भी सुनाई देता है, ये क्यों S4 क्यों सुनाई देता है, दैट इज एन इंक्रीज मायोकार्डियल स्टिफनेस की वजह से हमें S4 भी सुनाई देता है। इफ हार्ट फेलियर इज एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेसिव वेंट्रिकुलर डायलेशन, राइट, द पैपिलरी मसल्स आर place up outwards and causing mitral regurgitation, राइट, तो ये चीज़ें भी है। अगर हार्ट फेलियर एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव वेंट्रिकुलर डायलेशन अगर उसमें हो रहा है तो पैपिलरी मसल जो होते हैं वो आउटवर्ड आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉजिंग मिट्रल रिगर्जिटेशन। ये चीज़ हो गई। सब्सिक्वेंट क्रोनिक डायलेशन ऑफ लेफ्ट आर्टरियम कैन कॉजेस आर्टरियल फिब्रिलेशन कर सकता है, अनकोऑर्डिनेटेड चियोटिक आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकता है, और आर्टरियल कंट्रीब्यूशन टू द वेंट्रिकुलर फीलिंग एंड रिड्यूसिंग वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो सकती है, ड्यू टू फिब्रिलेशन, राइट, तो आर्टरियल फिब्रिलेशन की वजह से हो सकते हैं। अब उसके बाद जो मॉडरेट CHF होता है, इट इज रिड्यूस इजेक्शन फैक्टर लीडिंग टू द डिमिनिश रीनल परफ्यूजन, राइट, तो एक्टिवेशन। अब क्या हो रहा है कि जैसे मॉडरेट CHF में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, राइट, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने के बाद जो रीनल सेल्स है उसको रीनल परफ्यूजन कम हो गया, तो उसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम हो जाता है। फिर कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म जो उसको ये करता है, तो करेक्टेड परसीव्ड हाइपोटेंशन की तरह उसको परसीव किया जाता है हाइपोटेंशन की तरह, और साल्ट और वाटर का रिटेंशन हो जाता है। फिर ये साल्ट ऑफ रिटेंशन का फिर इसकी वजह से फिर क्या होता है, जो पल्मोनरी एडिमा पहले से है वो और पल्मोनरी एडिमा बढ़ जाता है। यही चीज़ है। इफ द hypoperfusion of kidney becomes sufficiently severe and
impaired the excretion of nitrogenous product may causes azotemia, राइट। तो azotemia मतलब यूरेमिया प्लस अगर उसके सिम्टम भी दिखाई दे रहे हैं तो उसी को हम azotemia कहते हैं, राइट। तो CHF सेरेब्रल हाइपरपरफ्यूजन कैन गिव्स टू हाइपोक्सिव इंसेफेलोपैथी। अगर सेरेब्रल में ये चीज़ हो रही है, इस चीज में हो रहा है तो सेरेब्रल हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है तो हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी ब्रेन में हो सकता है, राइट। विथ इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ अटेंशन स्पैन वगैरह हो सकता है, रेस्टलेसनेस कैन प्रोग्रेस टू कोमा भी ये हो सकता है, राइट। तो इस्टेमिक सेरेब्रल इंजरी भी उसमें हो सकती है। ये चीज़ हो गई। अब सिस्टोलिक फेलियर में तो इसमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कैन डिवाइडेड इनटू सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेलियर। तो सिस्टोलिक फेलियर में क्या होता है, द इनसफिशिएंट इजेक्शन फ्रैक्शन, राइट। तो सिस्टोल में क्या हो रहा है कि इजेक्शन फ्रैक्शन में इनसफिशियंसी आ गई, कॉज बाय द क्यों डैमेज और डीरेंजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन अगर डैमेज होता है तो उसमें जो होता है दैट इज सिस्टोलिक फेलियर को कहते हैं। वही डायस्टोलिक फेलियर में क्या होता है, इट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज abnormally स्टिफ एंड कैनॉट रिलैक्स ड्यूरिंग द डायस्टोल। तो डायस्टोल के बीच में जो रिलैक्स मतलब डायस्टोल में रिलैक्स नहीं हो सकता तो उसी को हम डायस्टोलिक फेलियर कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्टिफ हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल इज abnormally स्टिफ एंड कैन नॉट रिलैक्स ड्यूरिंग द डायस्टोल। Although the cardiac function is relatively preserved at rest, the heart is unable to increase the output and response to increase in the metabolic demand of the peripheral tissue. तो heart is unable to increase its output बढ़ा नहीं सकता in response to the increase in the metabolic demand। बढ़ भी जाए तो heart उसको फुलफिल नहीं कर सकता उसमें। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है। सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज वगैरह उसमें so because of the left ventricle cannot expand normally, so increasing feeling pressure is immediately transferred back to the pulmonary circulation, right। तो जैसे भी उसमें प्रेशर बन जाएगा क्योंकि एक्सपांड नहीं कर पा रहा तो थोड़ा ही ब्लड आ जाएगा तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन पे उस पर बैक प्रेशर देगा, राइट। तो उसकी वजह से फिर से पल्मोनरी एडिमा प्रोड्यूस करेगा। तो मेजर जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में हमें दिखता है तो पल्मोनरी एडिमा इज मस्ट ही दिखता है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हाइपरटेंशन इट द मोस्ट कॉमन अंडरलाइनिंग इटियोलॉजी जो उसमें हो सकती है, राइट। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में या फिर डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ये भी चीज़ें हो सकती है। अब रिड्यूस लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में स्टेम फ्रॉम मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो सकता है इन कार्डियोमायोपैथीज एंड इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस में हो सकता है। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज कार्डियो अमाइलोसिस वगैरह उसमें भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब डायस्टोलिक फेलियर में अपीयर इन ओल्डर पेशेंट विदाउट एनी नोन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, राइट। तो डायस्टोलिक फेलियर जो होता है वो ओल्डर पेशेंट में हमें दिखाई दे सकता है विदाउट एनी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, राइट, ऑन एक्सर्शन ऑफ ए नॉर्मल स्टीफनिंग ऑफ द हार्ट विथ एज, राइट। और जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस कैन ऑल्सो लिमिट द मायोकार्डियल रिलैक्सेशन एंड देयरफॉर मिमिक द प्राइमरी डायस्टोलिक डिसफंक्शन। तो ये भी इसको मिमिक कर सकता है प्राइमरी डायस्टोलिक डिसइंफेक्शन में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमने यहाँ पे ये पूरा टॉपिक यहाँ पे देख लिया, राइट। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हमने इसमें पूरा कंप्लीट देख लिया। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो मैं उसको सोल्यूशन उसमें दे दूंगा। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।